Hey, hello everyone. This is Shrishti, and today we have a special guest with us. He is just not an entrepreneur, but yes, a stock market technical analyst, a TEDx speaker, and honoree of National Achievers Award 2019 and Indian Achiever Award 2021. Last but not the least, he is the founder of Agarwal Corporate, a company through which our guest hopes to eradicate the financial illiteracy from India. And I'm very pleased to introduce him. He is none other than Mr. Mukul Agrawal. So, first, a very warm welcome to our today's interview. थैंक यू सृष्टि जी बुलाने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन बहुत अच्छा होगा, जिससे जो हमारी फैमिली है, जो जो आपके सब्सक्राइबर हैं, उन्हें कुछ सीखने को मिले और सीख के वो कमा सकें, क्योंकि कहानी यही है, सीखेंगे तो कमाएंगे। So, मैंने आपके इंस्टाग्राम पे यूट्यूब सबके वीडियोस रील्स वगैरह देखे हैं। तो आपका कंटेंट मतलब ऐसा होता है कि एक बार में समझ में आ जाए, मतलब बहुत अच्छा रहता है। मतलब आप कैसे टाइम निकालते हैं और कैसे करते हैं, मतलब अगर आप थोड़े टिप्स देंगे। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, एक चीज होनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या है, जुनून है। जस्ट हम ये चाहते हैं, जैसे मेरी जर्नी से मैं बता पाऊंगा तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक्चुअली जर्नी क्या थी और मेरे अंदर ये क्यों आया जो मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों की तरह ही, जैसे जब हम लोग कैरियर शुरू करते हैं, तो मुझे भी एमबीबीएस का डॉक्टर बनना था। 2 बार ट्राई किया था, दोनों बार बीडीएस में सीट आई थी। और ये मैं आपको बता रहा हूँ 2003 की कहानी। उस समय दांत के डॉक्टर की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी। तो हमने बीडीएस नहीं किया। हमने बोला नहीं भैया, समझ नहीं आता है, बीडीएस की वैल्यू भी नहीं है। लेकिन मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता था, तो घर वालों को ये था कि बिजनेस छोड़ के कोई एक तो हमारे घर से बाहर निकले, कुछ नया करे। बट डेस्टिनी थी वहां से फिर। अब जैसे अब हर यंगस्टर सोचते हैं कैरियर कैसे क्रिएट हो, तो वहां पर मेरे अंकल का बहुत ज्यादा हेल्प रहा, जहां पे उन्होंने कहा कि अच्छा तू क्या करना चाहता है। तो मैंने कहा कुछ ऐसा हो जो हम लोगों के लायक हो, जहाँ पे एसी कैबिन में बैठ सके, वहां पर कंप्यूटर यूज कर सके, फोन यूज, जो एकदम बच्चों वाली बात बता रहा हूँ, जो उस समय की कहानी थी। कोई मम्मी पापा का डांट ना पड़े, कंप्यूटर को क्यों खोल के बैठा है। तो टचवुड भगवान की दया से उनकी सोच थी, वो दूर की सोचते थे। और ये 2003 में एक्चुअली एनसीडीएक्स और एमसीएक्स शुरू हुआ था, जो स्टॉक मार्केट की तरह एक एक्सचेंज है। एमसीएक्स में गोल्ड सिल्वर की ट्रेडिंग होती है, यानी बुलियंस मेटल्स की। और एनसीडीएक्स में एग्री आइटम की ट्रेडिंग होती है, जैसे हल्दी, मिर्ची, गेहूं, चीनी, इस तरह की चीजों की। तो ये जो एनसीडीएक्स उस समय शुरू हुआ था, उसका रीजन था फ्यूचर और फिजिकल के बीच बैलेंस क्रिएट करना। और चूंकि मेरे अंकल का हल्दी मिर्ची का काम था, तो एनसीडीएक्स वाले फोन करते थे कि कैसे क्या प्राइस है, रियल में फिजिकल में क्या प्राइस चल रही है, जिससे उस बैलेंस को मेंटेन किया जाए। और अंकल सोचते थे दूर की, तो उन्होंने ये चीज को भांप लिया कि ये एक फ्यूचर की कहानी है। और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम ये करना चाहते हो। तो मैंने कहा कि दीजिए मौका, टाइम, मैं तुरंत तो नहीं बोल पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे 1 महीने का करीब का टाइम दिया। उस 1 महीने मैंने कंप्लीट डिटेल में चीजों को देखा कि ये कैसे चलता है, किस तरीके से चलता है। तो जैसा कि आप स्टॉक मार्केट के कंटेंट डालते हो, तो आपने देखा है कि ये बिल्कुल क्विक गेम है, कि क्विकली पैसा आता है। मतलब जो एक आदमी, जो यंगस्टर के सपने होते कि पैसा क्विक आ रहा है, हम क्विकली पैसा कमा सकते हैं, तो ये बहुत मुझे अट्रैक्ट किया। कंप्यूटर के आगे बैठ रहे, घर वाले नहीं डांट रहे, फोन पे बात कर रहे, घर वाले नहीं डांट रहे, मतलब हर वो चीज। और सबसे एक सिंपल सी चीज, आज हम बिजनेस करते हैं, सारे पैसे उधार पे जाते हैं, मतलब आएगा उधारी पे बांटा है। और ये बिजनेस क्या था, अगर कुछ भी काम हो रहा है, इंस्टेंट पैसा आएगा या इंस्टेंट पैसा जाएगा। तो इस तरीके से मुझे अच्छा लगा। मैंने अंकल को बोला ठीक है, मुझे पसंद आया है, मुझे ये करना है। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए बॉम्बे भेजा अपने दोस्त के पास, कि बॉम्बे जाओ, वहां सीखना पड़ेगा। तो वहां पे मैं बॉम्बे में रुका, प्रॉपर ट्रेनिंग हुई, इस चीजों को डिटेल से समझा। लेकिन इस डिटेल से समझने में के चक्कर में फिर वहां पे से मेरा लाइफ चेंज स्टार्ट हुआ, जब मैंने इस चीज को फील किया कि लोग लगातार स्टॉक मार्केट में लॉस कर रहे हैं, क्योंकि सबको करोड़पति बनना है, सबको क्विक मनी कमाना है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्विक मनी, जहां पे लोग डूब रहे हैं। और वो चीज मेरे दिल को छू चुकी थी, क्योंकि
बहुत सारे लोग जब स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं तो एक्चुअली वो अपनी कैपेसिटी के बाहर जाके काम करते हैं। कुछ लोगों को ज्वेलरी तक बेच देनी पड़ती है, कुछ लोगों को घर तक बेच देना पड़ता है। तो इस तरीके से ये कहानी जब शुरू हुई तो मैंने उस समय, मैं आप ही लोगों की एज का, तो मेरे तो दिमाग पे समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। फिर भी मेरी अपनी ट्रेनिंग थी, मैंने कंप्लीट की। जब मैं वापस आया तो हम लोगों ने भी ब्रोकिंग हाउस का काम चालू किया। जैसे आज के डेट में डिस्काउंट ब्रोकर है ना, जीरोधा, अपस्टॉक, तो डिस्काउंट ब्रोकर के साथ साथ होते हैं फुल टाइम ब्रोकर। जैसे आज के डेट में आप मोतीलाल ओसवाल सुनते हो, शेरे खान सुनते हो। तो पहले के जमाने में, उस समय में डिस्काउंट ब्रोकर का बोलबाला था, ये तो सॉरी, फुल टाइम ब्रोकर का बोलबाला था। ये तो डिस्काउंट ब्रोकर अब पैदा हुए हैं और अब मार्केट को लीड कर रहे हैं। तो उस समय ब्रोकिंग की बिजनेस सबसे टॉप क्लास की बिजनेस समझी जाती थी। तो हमने भी ब्रोकिंग का काम चालू कर लिया। लेकिन अगेन, जैसे कहते जिंदगी को घूमना रहता है किसी और दिशा में। तो बॉम्बे में मैं सिर्फ सुन रहा था कि लोगों को नुकसान होता है। जब मेरी ब्रोकिंग हाउस स्टार्ट हुई तब हमने आंखों से देखना चालू किया कि लोग सच में नुकसान कर रहे हैं, और मैं उनसे बात कर सकता था 1 to 1 कि अच्छा सर, आपको नुकसान क्यों हुआ। या वो जब पैसा दे रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद के साथ इंतजाम कर रहे हैं, वो चीज, वो जो उनकी आंखों की दर्द थे, उसको मैं सच में लाइव देख सकता था, उनसे बात करता था। तो एक्चुअली जब हमने ब्रोकिंग हाउस स्टार्ट किया था तो प्लानिंग हमारी थी पेन इंडिया मेंबरशिप लेने की, कि एनएससी बीएससी के, जैसे शेरे खान क्या है, मेंबर है ना, मोती ओसवाल एनएससी बीएससी के मेंबर है, तो वो पेन इंडिया फ्रेंचाइजी देते हैं, आप जिस शहर में जाओ उनकी फ्रेंचाइजी। तो सेम हमारी प्लानिंग थी, हम भी मेंबरशिप लेंगे, हर शहर में बांटेंगे इस तरीके से। लेकिन जैसा कि जर्नी ट्विस्ट होनी थी, जब मुझे ये लॉस होते लोगों को देखा, तब मुझे लगा नहीं, अब इसको सिखाना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग ट्रेडर, इन्वेस्टर तो थे ही थे, ब्रोकर थे ही थे, लेकिन फिर मैंने अपने अंकल को बोला कि नहीं, मैं पेन इंडिया ब्रोकिंग वाला काम स्टार्ट नहीं करूंगा। जस्ट जो हमारा ऑफिस है हम उसको हैंडल करेंगे, खुद की ट्रेडिंग करेंगे, खुद की इन्वेस्टिंग करेंगे, बट वो दूसरे झमेले में नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ से अब स्टार्ट करने वाला हूं कि कैसे लोग लॉस करते हैं वो नुकसान ना करें। तो वहां से एक मेरी नई जर्नी शुरू हुई, जहां पे मेरा फोकस हुआ, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बोला, सीखेंगे तो कमाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम लोग मार्केट में आते हैं किसी से पूछ के, अच्छा आज क्या लगता है, आज कौन सा शेयर खरीद ले, अच्छा ये बता दीजिए क्या लगता है। तो वो वाली चीज से लोग बाहर निकले, ये एक कोशिश की, और फिर एक जर्नी चलती चली आ गई, जिसमें बाकी भगवान का, लोगों का प्यार इतना मिला कि आज यूट्यूब पे 1 मिलियन लोग प्यार करते हैं, इंस्टाग्राम पे 177K के पास लोग फॉलो करते हैं। तो ये एक जर्नी बस इस तरीके से शुरू हो गई। तो फिर जिम्मेदारी भी बन जाती है, जब लोग जुड़ते हैं, प्यार मिलता है ना। तो आपने पूछा था ना कि कैसे टाइम निकाल लेते हो, तो जब लोग परिवार समझ के प्यार देता है ना, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमने भी जन्म लिया तो सोसाइटी को कुछ देना है ना, ऐसे ही तो मर नहीं जाना है। तो अपनी भी दिमाग में, जो मैंने कहा ना कि वो बचपन में ही एक साइकोलॉजी 20 साल के बच्चे के अंदर क्रिएट हुई कि नहीं, यहाँ पे एक अलग व्यू लाना है, कि 1% लोगों की भी लाइफ अगर चेंज हो गई मेरे कारण तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर एक जिम्मेदारी आ जाती है, तो फिर आप खुद ब खुद करने लगते हो कि नहीं, ये ड्यूटी नहीं है, ये मेरा परिवार है, जैसे आप अपने भाई बहन को करते हो। तो दैट्स द रीजन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग हमारा परिवार हो, और हम कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। Like motivating factor. Your Instagram and YouTube family is your motivating factor there. 100%, 100%। हम लोग सीखा, जैसे यूट्यूब या इंस्टाग्राम तो हमने अब चालू किया, उससे पहले भी जो शहर थे, शहरों में प्रोग्राम करना, फ्री प्रोग्राम करना, कि लोग एटलीस्ट समझ पाए, इसकी वैल्यू को समझ पाए, नुकसान ना कर पाए। और फिर जब ये परिवार बढ़ता गया तो कहते हैं ना, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, घर में 4 बच्चे की जगह 8 बच्चे हो जाए तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती। तो वो वाली कहानी है, तो फिर आप जिम्मेदारी से करते हो। तो सर ये तो आपकी लाइफ जर्नी रही कि आपने ये किया, लाइक मतलब आपने 2 बार उसके लिए डॉक्टर के एग्जाम्स के लिए ट्राई किया। तो ये तो आपकी लाइफ जर्नी रही है। अगर अब मैं बोलूं कि जैसे कई यूथ हैं, मतलब कई बच्चे हैं या फिर कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता कि व्हाट इज द स्टॉक मार्केट, तो क्या आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक डिटेल में, इन ब्रीफ डिटेल में भी और थोड़ा जल्दी। देखिए, स्टॉक मार्केट एक बड़ी प्यारी सी चीज है, जहां सेकंड अर्निंग और खुद का बॉस आप बन सकते हैं। इसके डिटेल में जाने से पहले एक बड़ी सिंपल सी चीज बोलूंगा। आज हम बिजनेस करते हैं, करेक्ट है, आप चाहे 10 लाख की इन्वेस्टमेंट लगा दो या 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगा दो, आज के डेट में 4% से ऊपर का रिटर्न लेने में हालत खराब हो जाती है।
अगर हम जॉब पे आते हैं तो कुछ कुछ लोगों को छोड़ दे जिनका हायर सैलरी पैकेज है, तो अगर हम 70 से 80% जनता को कवर करेंगे तो वो कहेंगे नहीं हम तो नॉर्मल सैलरी मिल रही है। करेक्ट है ना? नॉर्मल सैलरी यानी कोई 10,000 कमाने वाला है तो कोई 50,000 की सैलरी लेने वाला है, कोई लाख की लेने वाला है। बट ओवरऑल अगर हम कहें फाइनेंशियल फ्रीडम पा रहे हो, नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है कि आखिर एक एज के बाद हमें ये सोचना ना पड़े कि मेरी जॉब चली गई तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा बिजनेस बंद हो गया तो मेरा घर कैसे चलेगा। हमारी इतनी सेकंड अर्निंग आ रही हो जिससे हम अपनी जिंदगी को खुशहाली से जी सकें। राइट है? अब उसमें कई तरह के इनकम होते हैं। तो वहां पर अब आते हैं स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट एक ऐसी प्यारी चीज है जहां पे मेरा पर्सनल मानना है कि 15% के रिटर्न तो बहुत मिनिमम मिलते हैं। अलग बात यह है कि लोग एक हायर साइड का इनकम सोचते हैं जिसके कारण सबसे ज्यादा लॉस होता है। और स्टॉक मार्केट का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि किसी बहुत लोगों को लगता है अच्छा हम स्टॉक खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, नहीं। अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका मतलब है कि आप उसके उस हिस्से के मालिक बन रहे हो। ये सबसे प्यारी चीज है जो समझने की जरूरत है। आपने अगर 1 लाख तो छोड़ दो, आपने 10,000 रुपए भी लगाए हैं किसी स्टॉक में तो यानी आप उस कंपनी में मालिक बने हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो मुझे लगता है एक चीज और बताऊंगा, कोविड के बाद 10 करोड़ लोग हमारे स्टॉक मार्केट में आए, 10 करोड़। तो आप समझो कि 10 करोड़ एक मतलब रिकॉर्ड है, जहां पे ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि लोग अब लॉकडाउन के बाद समझ चुके हैं कि ये स्टॉक मार्केट जहां पे स्टॉक खरीदी और बिक्री होती है, बाय और सेल का गेम होता है, वहां पे हम अपनी सेकेंड अर्निंग जनरेट कर सकते हैं या हम एक इन्वेस्टमेंट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो जितने भी बिगनर हैं उन्हें बिल्कुल स्टॉक मार्केट में आना चाहिए अपनी सेकेंड अर्निंग के लिए। ओके सर, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि हम जैसे अंडर वैल्यू स्टॉक जो होता है उसको कैसे देखें, लाइक हाउ टू फाइंड कि ये अंडर स्टॉक वैल्यू स्टॉक है मतलब। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारे बिगनर होंगे जिन्हें शायद अंडर वैल्यू के बारे में पता भी ना हो। तो अंडर देखिए स्टॉक एक 3 तरह के होते हैं, अगर एक नॉर्मल भाषा में बात, एक ओवर वैल्यू, एक नॉर्मल और एक अंडर वैल्यू। अब ये ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू क्या है? अगर मेरी कैपेसिटी, रियल कैपेसिटी 5 लाख रुपए की सैलरी पाने की है, मेरे पास जितना नॉलेज है, जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उसके हिसाब से मुझे 5 लाख की सैलरी मिलनी चाहिए। वहां पे अगर मुझे 10 लाख की सैलरी मिल जाए तो एक ओवर हाइप क्रिएट हो गया। राइट है? तो ओवर यस वैल्यू हो सर। गया। लेकिन अगर मेरी कैपेसिटी 5 लाख की है और मुझे अगर 2.5 लाख मिले तो मैं कहूंगा अरे यार मुझे तो मेरी कैपेसिटी का भी नहीं मिल रहा है, यानी मुझे कहीं ना कहीं अंडर वैल्यू आंका जा रहा है। बराबर है? यानी मेरे में पोटेंशियल है कि अगर मैं 2.5 लाख की सैलरी पा रहा हूं तो मैं 5 लाख की सैलरी बिल्कुल पा सकता हूं। ये तो सबको यस। आसानी से समझ में आएगा। सेम टू सेम स्टॉक पे आते हैं। कोई स्टॉक बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, बट ड्यू टू सो मेनी रीजन मार्केट के, वो फंडामेंटल में नहीं जाएंगे वरना बहुत परेशानी होगी बिगिनर को। ड्यू टू सो मेनी रीजन, जैसे अभी मार्केट में गिरावट हो रही है, ठीक है, या हम कोविड के समय चले जाते हैं जिसमें और भी भयंकर वाली गिरावट हुई। तो जो वो गिरावट होती है उसमें कंपनी कितनी भी स्ट्रांग हो, कंपनी के फंडामेंटल कितने भी स्ट्रांग हो, इससे कोई लेना देना नहीं। उस गिरावट में जब वो स्टॉक गिरता है तो वो स्टॉक अंडर वैल्यू हो जाता है। वैसे ही जब मार्केट में काफी तेजी होती है तो कई सारे स्टॉक में जब बम्पर तेजी होती है तो वो स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाता है। इसको मैं एक स्टॉक के एग्जांपल से भी बताता हूं। जैसे इंडिया मार्ट का जो शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है। जब इसका आईपीओ आया था और जब वहां से लिस्ट हुआ था, इसने 10 गुना रिटर्न दिया था। एक रियल मल्टीबैगर 10,000 रुपए तक प्राइस गया था। उसके बाद जो ये अभी गिर रहा है 4400 के आसपास चल रहा है, यानी अगर आप देखो तो 50 to 60% के बीच की गिरावट हो गई। अब जब ये स्टॉक 10,000 के पास गया था तो वो ओवर वैल्यू था क्योंकि उसकी रियल कैपेसिटी नहीं थी कि 10,000 के प्राइस को सस्टेन कर सके। लेकिन अब ये जब 10,000 से गिर के आया है 4400 के पास में, तो ये अभी आज की डेट में अंडर वैल्यू नहीं हुआ है लेकिन अपने रियल वैल्यूएशन पे आके खड़ा हो गया है। लेकिन अब अगर ये यहां से और भी गिरता है तो फिर वो अंडर वैल्यू के कैटेगरी में आ जाएगा। तो आई होप सबसे पहले तो ये ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं कि अंडर वैल्यू सेलेक्ट कैसे करते हैं। अंडर वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए जैसे मैंने बताया हमें पीयर एनालिसिस करनी पड़ती है कि
अगर हम कोई आईटी सेक्टर के शेयर ले रहे हैं, जैसे आईटी सेक्टर में हम इन्फोसिस की बात कर लें, टीसीएस की बात कर लें, टाटा एलेक्सी की बात कर लें, जितने भी हैं, तो अगर एक एग्जांपल के लिए हम इन्फोसिस का शेयर पकड़ रहे हैं, तो जब पीयर एनालिसिस आती है तो वहां पे सेक्टर का पी दिखाता है, तो सेक्टर का पी कितना है और वहां पे उस स्टॉक का पी कितना है। तो सेक्टर के पी से अगर उस स्टॉक का पी कम होता है तो हम ये कहते हैं अंडर वैल्यू। जब उस सेक्टर के पी से उस स्टॉक का पी ऊपर होता है तो हम कहते हैं ओवर वैल्यू। तो इस तरीके से हम अंडर वैल्यू स्टॉक को देखते हैं कि हाँ ये अंडर वैल्यू है। दिस इज द फर्स्ट। आई होप अगेन ये क्लियर हो गया होगा। तो इस यस तरीके सर। से सबसे पहले हम पी के हिसाब से वो जज करते हैं कि ये अंडर वैल्यू है। ओके सर, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि इंट्राडे के लिए स्टॉक कैसे फाइंड करें हम? इंट्राडे के लिए स्टॉक फाइंड करना बहुत ही ज्यादा आसान है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ के बहुत ही ज्यादा मकड़ी का जाल क्रिएट कर देते हैं, लेकिन हमें मकड़ी का जाल क्रिएट नहीं करना है। सबसे पहले तो फोकस कीजिए मार्केट में किस स्टॉक की न्यूज चल रही है। मतलब मैं आपके स्टॉक सिलेक्शन को सबसे आसान कर रहा हूं। अब जैसे अभी अगर हम बात करें कि 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया, ओके, 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया, तो ओवरऑल जब सुबह से 3:30 बजे शाम तक बहुत सारे स्टॉक में कोई ना कोई न्यूज आई होगी। अब उसमें अच्छी वाली ब्रेकिंग न्यूज कौन सी है, अब हमने वहां से न्यूज पकड़ी, ठीक है। अब उस न्यूज पकड़ने में अब हम पहला प्रोसेस हो गया। तो अब 5,000 स्टॉक हैं लिस्ट हमारे स्टॉक मार्केट में। तो आज 5,000 में मुश्किल से अच्छी ब्रेकिंग न्यूज गिनती के 10 से 15 स्टॉक में बनती है, ठीक है, 10 से 15 में। यानी अभी देखिए आपने 2 सेकंड में 5,000 से स्टॉक को कट करके 10 से 15 पे ले आए। अब जो 10 से 15 स्टॉक हुए, उस 10 से 15 स्टॉक में हमें ये देखना है कि उनके चार्ट पैटर्न में क्या हो रहा है। उस चार्ट पैटर्न में बहुत सिंपल रखिए, पहला नजरिया तो ये कि क्या वो स्टॉक में कोई ऊपर के साइड ब्रेकआउट हो रहा है, कि वो अपना डबल टॉप तोड़ के ऊपर भाग रहा है, तो वो एक बाइंग के साइड है। या अगर कोई स्टॉक काफी गिर रहा है और वो डबल बॉटम बना रहा है और उसके लो को तोड़ रहा है, तो क्या वो सेलिंग साइड है। तो इस तरीके से ये एक बेसिक, अगेन डिटेल में बताना ये मुश्किल है बिना चार्ट के। तो वहां पर ये बेसिक न्यूज के साथ अगर हम चार्ट का कॉम्बो मिलाते हैं तो बहुत आसानी से बहुत अच्छे शेयर पकड़ते हैं। जैसे अभी हम कुछ दिन पहले टीवी 18 मीडिया में खबर आई थी इन्वेस्टमेंट की। लोगों ने क्या गलती की, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की खबर पर टीवी 18 मीडिया खरीद लिया, लेकिन वो स्टॉक बाद में गिर गया। रीजन क्या था, अगर आप जब चार्ट पे देखोगे तो वो प्रॉपर डबल टॉप के रेसिस्टेंस से गिरा है, वहां पर उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो ऐसे अनगिनत एग्जांपल हैं जहां पर चार्ट प्लस न्यूज का तड़का, ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो स्टॉक बहुत अच्छा चलता है, चाहे उसने बाइंग में पैसे देने हो या सेलिंग में पैसे देने हो, वो दोनों साइड बहुत अच्छा पैसा देता है। So what according to you is better, intraday trading or swing trading? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहले अगेन बिगिनर को बता दूं, इंट्राडे का मतलब है सेम डे खरीदना और सेम डे बेच देना, ठीक है। मतलब हम अपनी पोजीशन को कैरी नहीं करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग पे जब हम आते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि अगर हमने कोई पोजीशन को बनाया है, चाहे वो बाइंग की हो या सेलिंग की हो, तो 3 to 5 डेज तक हम होल्ड करते हैं। तो ये हो गई स्विंग ट्रेडिंग। अब हम आते हैं, और हाँ, दोनों ट्रेडिंग अच्छी, इंट्राडे भी अच्छी है, स्विंग भी अच्छी है। अब कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ है, वो है बड़ी प्यारी सी चीज। अभी हमने आपको क्या बताया, इंट्राडे का मतलब है सेम डे खरीदना सेम डे बेचना। लेकिन अब मैं एक सवाल पूछता हूं सारे सुनने वालों से, कोई भी बुक आप उठा के देख लो या गूगल बाबा को चेक कर लो, कहीं भी ये लिखा है कि रोज ही करना है ट्रेडिंग। तो यहां पर लोगों ने क्या ट्विस्ट क्रिएट किया है अपने लालच के लिए, रोज करेंगे इंट्राडे का ट्रेडिंग। ध्यान से सुनिएगा, रोज करेंगे इंट्राडे का ट्रेडिंग। या इंट्राडे ऐसा कहता है, नहीं कह रहा है ना, इंट्राडे तो सिर्फ ये कह रहा है कि भैया इंट्राडे का मतलब है सेम डे खरीद के बेच देना। यानी जिस दिन मौका है, जिस दिन अपॉर्चुनिटी है, हम उस दिन पोजीशन बनाएंगे ना। लेकिन लोगों ने अपनी लालच में
कि रोज ट्रेड करना है, रोज पैसा कमाना है, स्टॉक मार्केट एक एटीएम मशीन है, बस घुसाएंगे कार्ड पैसा एकदम गिरने लग जाएगा। तो इन सब लालच के मद्देनजर हमने उसके मतलब को चेंज कर दिया, और मतलब को चेंज कर दिया तो इससे अब लोगों के बीच एक, जो भी नए लोग आ रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि इंट्राडे रिस्क है भैया, गलत है। लेकिन रियल मीनिंग तो ये है कि लेस ट्रेडिंग इज बेस्ट ट्रेडिंग। जैसे क्रिकेट में हम लूज बॉल का वेट करते हैं, सेम टू सेम ट्रेडिंग में हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं और तब ट्रेड इनिशिएट करते हैं। इसलिए दोनों अच्छा है, एंड आई होप जो भी सुनने वाले लोग हैं उन्हें इंट्राडे का सही मतलब क्लियर हो गया होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इज इट नेसेसरी टू पुट अ लाइक स्टॉप लॉस इन ट्रेडिंग? बिल्कुल 100%। सबसे पहले तो अगेन बिगिनर लोग स्टॉप लॉस का मतलब तक नहीं समझते। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूँ। हम बाइक चला रहे हैं, हेलमेट ना लगाएं, क्या होना है? अगर कुछ भी दुर्घटना हो गई तो भैया टिकट कटना तय है। कार चला रहे हैं, सीट बेल्ट ना लगाएं, और भगवान ना करे कोई भी घटना हो गई तो टांग हाथ भी चले जाते हैं, जान प्राण भी चले जाते हैं, राइट है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टंट के चक्कर में, हीरो बनने के चक्कर में हम लोग नहीं लगाते, करेक्ट है। यस सर। सेम टू सेम आते हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में हमें कोई पोजीशन क्रिएट करनी है, हमें ये ऐसा सिर्फ लगता है कि रिलायंस ऊपर जाएगा इसलिए हमने रिलायंस को बाय कर ली, लेकिन क्या इस बात की 100% गारंटी है कि हमने रिलायंस बाय किया है तो वो सिर्फ ऊपर जाएगा? आंसर है बिग नो। वो ऊपर भी जा सकता है तो नीचे भी आ सकता है। यही है मार्केट, क्योंकि मार्केट में तेजी और मंदी दोनों चलती है। अब समझिए, आपका फंड ही मान लीजिए सृष्टि जी सिर्फ और सिर्फ 25,000 का हो, और भगवान ना करे आपने रिलायंस में पोजीशन ली, और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और रिलायंस गिरना चालू हो गया, तो कहां तक गिरेगा कोई नहीं जानता है, और आपके पूरे पूरे 25,000 को खत्म कर सकता है। लेकिन अगर आपको ये पता है नहीं, मेरा तो पैसा है 25,000 का, मेरे को 2,000 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है, अगर 2,000 रुपया का नुकसान हो गया तो मैं लॉस कट करके बाहर निकल जाऊंगी, करेक्ट है। तो अब क्या होगा, अगर भगवान ना करे रिलायंस गिरता भी है तो आपके सिर्फ 2,000 रुपए जाएंगे, 25,000 में से फंड घट के 23,000 हो जाएगा, लेकिन आपके पास पैसे तो रहेंगे दूसरा ट्रेड करने का, दूसरे ट्रेड में उस नुकसान को कवर करने का। लेकिन जिस इंसान ने एक ही ट्रेड में सारे पैसे गवा दिए, वो दूसरा ट्रेड करके पैसा क्या कमा पाएगा? तो दिस इज द बिग रीजन जहां पे स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आती है, जो अगर थोड़े से भी पुराने ट्रेडर होंगे उनके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, सृष्टि जी, अरे सर मैं जब भी स्टॉप लॉस लगाता हूं ना, मेरा तो स्टॉप लॉस खा के ही मार्केट ऊपर आता है इसलिए मैं लगाता नहीं। लेकिन ये सोचना गलत है। एक्चुअली मार्केट आपके स्टॉप लॉस को इसलिए खाता है क्योंकि आपने जो ट्रेड में जिस भी सोच से ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और जिस भी सोच से स्टॉप लॉस लगाया, वो कहीं से टेक्निकल बेसिस में नहीं है। आपने अंधेरे में ट्रेड लिया, किसी के कहे सुने में ट्रेड लिया, या आधी नॉलेज वाले टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रेड लिया, इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है। अगर आप एक सही जानकारी के साथ, सही टेक्निकल एनालिसिस के साथ, सही नॉलेज के साथ अगर आप स्टॉप लॉस डालेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस 20% रहेगा और टारगेट हिट होने का चांस 80% रहेगा। जैसे जो हम लोग सिखाते हैं टेक्निकल एनालिसिस, हर मंथ हमारी बैच चलती है, 10 हर मंथ के 10 तारीख और 25 तारीख, वहां पे हम लोग प्रॉपर बेसिक टू एडवांस इन चीजों पर फोकस करते हैं। साथ में हम हैंड होल्डिंग भी देते हैं कि आखिर आप जैसे बिगिनर आते हो सृष्टि जी मार्केट में, आपने मेरे से क्लास भी ले ली, लेकिन अब आप बताओ, आपके बहुत सारे काम है, स्कूल है, कॉलेज है, घर का काम है, खुद का कोई जॉब अगर हो सकता है, तो कल के डेट में आप हमारी क्लास लोगे, कुछ भूल सकते हो ना, कुछ गलत कर सकते हो। वहां पर अगर एक मेंटर रहे तो आपको गाइड करेगा ना, नहीं देखो आपने सर से सीखा था बट आपने चार्ट में ये जो किया वो गलत है। अगर हम आपको रिवीजन सेशन दे दें, क्योंकि आपने मेरे से कोई क्लास ली, भूल गई, अगर मैंने रिवीजन, जस्ट लाइक जो हम लोगों के स्कूल में होता था, सामने ट्यूशन ले रहे हैं, कोई क्लास मिस हो गई तो रिवीजन मिल गया, राइट है, यही तो होता था हमारे स्कूल में। सेम प्रोसेस हमने क्रिएट किया, क्यों? क्योंकि मार्केट में बिगनर आ रहे हैं, तो हमने हैंड होल्डिंग दे दिया, हमने रिवीजन सेशन दे दिया, उसके बाद लाइव ट्रेडिंग दे दिया। आओ सच में मेरे साथ बैठ के लाइव ट्रेड करो, कैसे एंट्री, कैसे स्टॉप लॉस, कैसे टारगेट लेते। तो ये सारा स्ट्रक्चर हमने क्लास में ऐड किया, जिससे कि वो जो आपने अभी हम लोग स्टॉप लॉस की बात कर रहे थे ना, कि आखिर ये स्टॉप लॉस क्यों लगता है,
या हम इसको इसके लगने के चांस को कैसे कम कर सकते हैं, तो वो पूरी डिटेल में हम सिखाते हैं। So this was all for today. मेरे क्वेश्चंस यही खत्म होते हैं। सर लाइक मैंने आपके यूट्यूब पे मैं कल मैं देख रही थी आपके वीडियोस लाइक, तो आपका यूथ के लिए कुछ मैसेज? मैं एक ही चीज कहूंगा, यूथ जैसा कि लगातार मार्केट में आ रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं, बट आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज बिना सीखे बिल्कुल पैसा मत लगाइएगा, किसी के कहे सुने में आके बिल्कुल पैसा मत लगाइएगा, क्योंकि मार्केट में स्कीम चल रही है 10,000 लगाओ 10 लाख कमाओ, और यंगस्टर इससे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो प्लीज आप ऐसा ना करें। प्लस दूसरी बात, अगर आप किसी से सुन लेते हैं कि मेरा नुकसान हो गया, या किसी के कहे सुने में आपके दिमाग में डर बैठ जाता है कि स्टॉक मार्केट खराब है, प्लीज ऐसा ना समझें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जुआ बाजारी की है इसलिए उनको नुकसान हुआ है। लेकिन अगर हम सीख समझ के करेंगे तो कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यही एक रियल तरीका है कुछ भी ट्रेड करने का। थैंक यू सर। तो आई होप आपके जो देखने वाले लोग हैं उन्हें सीखने समझने को मिला होगा, और जरूर वो फीडबैक देंगे, और साथ में बस सीखते रहें और कमाते रहें। बाकी सर आपका 1 मिलियन वाला यूट्यूब चैनल है, हम लोग वही देखेंगे। विद चलिए, सच अ ग्रेट कंटेंट, और क्या चाहिए हमें? चलिए, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सर। बाय। थैंक यू।